हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू की ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पावर से हम लोग क्या समझते हैं? जो मस्कुलर पावर यानी कि स्ट्रेंथ है, या फिर जो मेंटल पावर है दैट इज इंटेलिजेंस। नहीं, यहाँ पर उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पॉलिटिकल पावर की, जो कि किसी भी देश को एक मैनेज्ड वे में रन करने के लिए यानी कि मैनेज्ड वे में चलाने के लिए ज़रूरत होता है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर्स देता है। तो फिर इसको समझने के लिए हम दो देशों की कहानी पढ़ेंगे, पहला बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेल्जियम की बात करें तो वो एक छोटा सा यूरोपियन देश है जिसका एरिया हरियाणा के बराबर होगा, और पॉपुलेशन की बात करें तो फिर जस्ट हाफ, जो कि है 1 करोड़। अब थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई होगी तो पता नहीं, लेकिन जिस वक्त ये किताब लिखी गई थी उस वक्त तो ये 1 करोड़ ही थी। नाउ अब सुनो, ये जो देश है ना बेल्जियम, यहाँ की एथनिक कंपोजिशन यानी कि कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उसको इस मैप से तुम समझ सकते हो। पहला है ये फ्लेमिश रीजन, यहाँ पर 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फिर 40% रीजन है वेलोनिया, यहाँ पर 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फाइनल जो 1% है ना, ये जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा हमारे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से ही होने वाला है। तो देखो, तुम समझ गए होंगे कि जो मेजोरिटी है वो तो है डच स्पीकिंग, माइनॉरिटी है जर्मन स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। एंड ब्रुसेल्स जो कि वहाँ का कैपिटल है ना, वहाँ का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। जो देश के अंदर मेजोरिटी है वो यहाँ पर माइनॉरिटी है, यानी कि डच स्पीकिंग लोग सिर्फ 20% है, और जो देश में माइनॉरिटी है वो यहाँ पर मेजोरिटी यानी कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बेल्जियम के नेबरिंग देशों के बारे में बताना भूल गया, वो है द नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक है, तो फिर तुम एथनिक कंपोजिशन समझ गए, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, नेबर्स कौन है, ये सब तो तुमने जान लिया। अब तुम जानोगे कि देखो, सेंट्रल में अगर कोई राज करे तो फिर लैंग्वेज के बेसिस पे ही होगा ना, और जो कैपिटल में है वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे होगा। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि टेंशन इतनी बढ़ गई थी 1950s और 1960s के वक्त कि देश का बंटवारा यानी कि पार्टीशन भी हो सकता था, विभाजन हो सकता था। तो फिर इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी पूरे देश के लिए। तो जो बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने पहचान लिया कि यहाँ पर जो ये प्रांतीय विविधता है यानी कि रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नताएं, इनको मिटाने के लिए और देश में शांति लाने के लिए देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको संशोधित करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। सिंपल भाषा में बोलूँ तो फिर जो रूल्स लिखे हुए हैं ना उनको वापस लिखना पड़ेगा प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर साल 1970 से 1993 के बीच में इसको 4 बार बदला जा चुका है, और इस बेल्जियन मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार है, जो कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिर ध्यान से सुनना। पहला, जो पूरा बेल्जियम देश है ना उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 100 मिनिस्टर है ना, तो फिर 50 तो फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और 50 ही डच स्पीकिंग होंगे। सेम ब्रुसेल्स में या फिर जो बाकी जो है ना रीजन्स जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगा, 50-50 रहेगी रिप्रेजेंटेशन। इससे जो दोनों पक्ष थे वो राजी हो गए थे, बिकॉज जो डच स्पीकिंग लोग हैं उन्हें ब्रुसेल्स में पावर चाहिए थी, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है उन्हें पूरे देश में पावर चाहिए थी। तो फिर दोनों ने बातें मान ली। एंड तुम्हें पता ना, जो फ्लेमिश रीजन है, वेलोनियन रीजन है, इनकी तो गवर्नमेंट थी ही थी, ब्रुसेल्स की अपनी खुद की भी एक गवर्नमेंट थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर थी ना वो सेम पावर्स इसके पास में भी थी। किसके पास? इन रीजनल गवर्नमेंट्स के पास में, ताकि कोई भी इसका सबॉर्डिनेट नहीं कह सकते, यानी कि जो जूनियर है ना ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास इक्वल पावर थी। अब तीसरी गवर्नमेंट और थी जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो नए नियम बने थे ना इसके चलते कोई भी एक लैंग्वेज वाला दूसरे लैंग्वेज वालों पे ना वो नियम इम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि मजबूरी से उन लोगों को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, उनके पास भी अधिकार थे, उनके पास भी पावर थी। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ना यूरोप, यहाँ के देश बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक यूनियन बना लें, एक संगठन बना लें, ताकि कोई भी हम पर रूल्स इम्पोज नहीं कर सकते और हम सब एकजुट रहेंगे। और इस यूनियन को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, जिसको ईयू भी लिखते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं यूरोपियन संघ। इन लोगों ने अपना कैपिटल ब्रुसेल्स को चुना है। जो ब्रुसेल्स एक ज़माने में लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे वो अब एक शांति का प्रतीक बन चुका था, एक तरीके से देखो तो। ब्रुसेल्स को ईयू का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। जैसे कि तुम्हें पता है कोई भी टॉपिक हो उसमें दो लोग होते हैं, एक तो वो जो कि उस टॉपिक के साथ में खड़े होते हैं यानी कि उसके फेवर में खड़े होते हैं, और दूसरे वो जो उसके खिलाफ में खड़े होते हैं।
तो फिर अब फेवर की बात कर ले, अगर पूछ ले कि राइट एनी 2 आंसर्स इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, तो फिर इसके आंसर तुम सुन लो। इस पावर शेयरिंग के चलते कोई भी दो सोशल ग्रुप्स या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तनाव की सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात में जो पावर शेयरिंग है वो तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही कह सकते हो। इनको इंग्लिश में पढ़ लेना और कॉपी में लिख के जाना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके नीचे जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए वो भी तुम पढ़ लेना और बहुत ही सिंपल, तुम समझ जाओ। जो मैंने तुम्हें 2 आंसर्स बताए थे जो कि फेवर में थे, उनमें से जो पहला वाला सेट ऑफ आंसर है ना वो प्रूडेंशियल है, यानी कि इसमें से बेटर आउटकम्स ही जरूर निकलेंगे, ऐसा फिक्स है। और जो दूसरा है वो है मॉरल, दैट इज़ ये जो पावर शेयरिंग हो रही ना ये वैल्यूएबल होगी। इसको तुम पढ़ लो, लाइन समझ लो, और समझ नहीं आए तो भी मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो बेल्जियम का तो हो गया, अब हम समझते हैं श्रीलंका का। बेल्जियम का तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन श्रीलंका का थोड़ा सा डिफरेंट है, या कि एथनिक कंपोजिशन भी हमें समझनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। श्रीलंका में 78% सिन्हाली से, यानी कि सिन्हाला एक भाषा है उसको बोलते हैं, और 18% लोग तमिल स्पीकर से। और ये जो तमिल स्पीकर से इनमें भी 2 ग्रुप है, एक तो 18% है जो कि श्रीलंका के ही है, और जो रिमेनिंग है वो इंडियंस है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। जो इंडिया से आए हुए लोग थे ना वो ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर आए थे प्लांटिंग करने के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए यहाँ पर लेके आए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो श्रीलंकन तमिल से वो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं। तमिल का तो बता चुका, हिंदू और मुस्लिम है, एंड जो सिन्हाला स्पीकर्स है वो बुद्धिस्ट है मोस्टली। और 7% यहाँ पर क्रिश्चियंस है जो कि दोनों भाषा ही बोल सकते हैं। ये जो देश श्रीलंका है ना ये हमारे देश से 1 साल बाद में इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि साल 1948 में। और जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन लोगों ने मेजोरिटेरियन सिस्टम को उपयोग किया था, यानी कि जो मेजोरिटी में थी जो कि सिन्हालीस थी उनको ही देश पे अधिकार दे दिया गया था ताकि उनकी डोमिनेंस स्थापित हो सके। साल 1956 में एक एक्ट लाया गया था जिसके हिसाब से देश की नेशनल लैंग्वेज एंड वन एंड ओनली लैंग्वेज का दर्जा सिन्हाला लैंग्वेज को ही दिया गया था, यानी कि जो तमिल लैंग्वेज वाले लोग हैं उनके सारे अधिकारों का हनन हो रहा था यहाँ पर। देश के हालात इतने गिर चुके थे कि जो भी यूनिवर्सिटी या फिर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होते थे उनमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में ही पेपर होता था। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर अवेलेबल होता है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में ही पेपर आता था, यानी कि जो तमिल भाषा थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। बल्कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कहता है कि यहाँ का नेशनल रिलीजन बुद्धिज़्म होगा, यानी कि जो हिंदूस है, क्रिश्चियंस है और जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बहुत ही एलिनेट किया गया था, यानी कि उनको पराया टाइप समझा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई भी उनके कल्चर, उनकी रिलीजन और उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था। कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था। उन लोगों ने खुद की भी पार्टी बना ली थी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, लेकिन बहुत समय तक उनको नकार दिया गया था, यानी कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था कि आप कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते हो। जबकि हमारे देश में कोई भी बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म, इसके चलते साल 1980s में सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि वहाँ के जो तमिल स्पीकर्स लोग थे उन्होंने कहा कि अब तो हमें एक इंडिपेंडेंट इलाम यानी कि स्टेट चाहिए हम तमिल स्पीकर्स के लिए, और वो कहाँ पर होगा, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में होगा। उनका अपने देश और अपने गवर्नमेंट के ऊपर जो अविश्वास था वो जल्द ही एक दंगे में, जो कि एक सिविल वॉर में बदल चुका था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो सिविल वॉर थी ये साल 2009 में जाकर ख़त्म हुई थी, जिसके बाद में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पर हुए थे। देखो, एक डेमोक्रेसी के सिद्धांत क्या कहते हैं कि जितनी भी पावर है ना वो सब जितनी ज़्यादा लोगों तक मिलेगी ना उतनी ही अच्छी बात होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सब लोग एक बराबर होते हैं। अब ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना ये बहुत सारे अरेंजमेंट के फॉर्म्स ले सकते हैं, उनमें से 4 कुछ इस तरीके से हैं। जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव तुम्हें पता है ना जो रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कि उसको जारी करती है, उसको लागू करती है, और जुडिशरी उन रूल्स को प्रोटेक्ट करती है और उनको देखती है कि वो ढंग से अप्लाई किए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो फिर इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर सब एक बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब एक दूसरे पे नज़र रखेंगे। इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि होगा सबसे ऊपर सेंट्रल, सेकंड स्टेट लेवल और सबसे नीचे म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत राज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बिकॉज वो पूरे यूनियन यानी कि पूरे देश पे राज करेगी। फिर उसके बाद में स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स होगी, उनके पास पावर होगी, और सबसे छोटी होगी पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे नीचे है तो फिर उनके पास पावर नहीं होगी, उनके पास भी पावर होगी, तभी तो उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। वो ग्राउंड लेवल पर काम करने चाहती ना, इसलिए। और इसे ही कहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट, या फिर बोलते हो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
तीसरा पॉइंट देखा जाए तो फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी ना बेल्जियम में, उसी की तरह यहाँ पर जितने भी सोशल ग्रुप्स है, भले वो रिलीजियस हो या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो फिर उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हमारे देश के अंदर। पॉइंट ये आती है पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स की। ये बताते हैं कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं और कंट्रोल करते हैं उन लोगों को जो कि कंट्रोल में, उन लोगों को जो कि पावर में है, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है। इसके मेन उद्देश्य क्या है, ताकि कोई भी एक ग्रुप या फिर कोई भी एक बंदा देश पे राज हमेशा ना करे, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, डिफरेंट पार्टीज़ को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज यानी कि विभिन्न विचारधाराओं को मौका मिल सके रूल करने का। दैट इज़ पावर शेयरिंग यहाँ पर की गई है। कभी कभार क्या होता है ना, दो या फिर दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी से एक अलायंस बनाती है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। अगर जीत गए तो फिर वो एक कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार बनाएगी और इक्वली उनको पावर शेयरिंग का मौका दिया जाएगा। सो यही था ये चैप्टर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।